हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 9 का ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 9 का सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जो हमारा विजन का टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने 8 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं, मतलब 8 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और ये टेस्ट नंबर 9 है, इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका हमने पहले ही कर दिया था परसों। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं पिछले, तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। और ये आज का आई होप मुझे बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहने वाला है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं, जो 50 क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखने के लिए तो 50 क्वेश्चन है, लेकिन जब हम डिस्कशन करते हैं तो लगभग 100-200 के से ज़्यादा ही आंसर हम मतलब उसको कवर करते हैं। उसका पूरा मतलब जो क्वेश्चन का एक लेवल होता है, उसके चारों तरफ का बैकग्राउंड मैं इसमें कवर करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और जो है शेयर भी कर दीजिएगा, अगर आपके दोस्त जो कोई जानने वाले हों जो तैयारी कर रहे हों, स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, तो ये 2021 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, तो इसमें है 51 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि संवैधानिक राजतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह सरकार की वह प्रणाली है जो जिसमें सम्राट यानी कि राजा या रानी संवैधानिक रूप से गठित सरकार के साथ सत्ता साझा करता है। ठीक है, सेकेंड है कि जापान और कनाडा में संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है, तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं हमारे, जो राजतंत्र की बात करते हैं संवैधानिक राजतंत्र, क्योंकि जो यूके इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो देख ही सकते हैं, जहाँ वहाँ मतलब राजा या रानी होता है। ठीक है, रानी मतलब विक्टोरिया वहाँ की जो है सम्राट होती हैं। ठीक है, तो संविधान भी है, साथ साथ जो एक मतलब वंशानुगत जो राजा होता है वो भी होता है उसमें। ठीक है, तो ये सही है स्टेटमेंट फर्स्ट वाला। और सेकंड भी सही है, क्योंकि कनाडा और जो ये जापान में है, यहाँ भी राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो थाईलैंड हो गया, भूटान हो गया, जो हमारे पड़ोसी देश है, यहाँ भी संवैधानिक राजतंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी के कार्यकरण की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है कि संविधान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकार द्वारा अन्य नियुक्ति से विवर्जित किया गया है। ठीक है, सेकेंड है कि वेतन और व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। और थर्ड है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसमें जो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, इनका कार्यकाल टेन्योर फिक्स होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन जो ये सेकेंड में कहा गया है कि इनका जो वेतन और भत्ता संचित निधि पर भारित होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये जो उसमें संसद में मतदान होता है, संसद द्वारा इनका वेतन और भत्ता अप्रूव किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। और जैसे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि जो कैग होता है या सुप्रीम कोर्ट का जो ये होते हैं, इनका वेतन और भत्ता और इनके प्रशासनिक जो कार्य होते हैं, उनका जो है पूरा का पूरा संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, तो ये गलत है स्टेटमेंट फर्स्ट वाला हमारा, जो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जैसे सेवानिवृत्ति हो गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो वो दूसरा पद धारण कर सकता है। ठीक है, इसे वर्जित नहीं किया गया है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा स्टेटमेंट ए वाला ऑप्शन सही हो गया, थर्ड स्टेटमेंट केवल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो फर्स्ट है कि शिक्षा के प्रारंभिक चरण में मातृ शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, सेकेंड है कि मादक पेयों को उपयोग का प्रतिषेध करना। और थर्ड है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन का बढ़ावा देना। फोर्थ है हमारा संघ की सेवाओं में नियुक्तियां करने में अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसमें जो कहा गया है, तो देखो इसमें देखो जो पहला स्टेटमेंट है, तो ये तो हमारा जो सही हो जाता है, क्योंकि ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जो
आर्टिकल जो है ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं पूछा गया है कि इसमें कौन सा है नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, तो देखो ये पहला वाला जो ये शिक्षा के लिए प्रारंभिक चरण में मातृ भाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं, तो ये तो आपको देखने को मिलेगा जो आर्टिकल 350A है। ठीक है, इसमें इसका इंक्लूड किया गया है, तो ये तो हमारा सही हो गया। और जो फोर्थ है ये स्टेटमेंट 4 नंबर वाला, तो इसमें भी इसका जो आपको देखने को मिलेगा, तो ये आर्टिकल 335 में इसमें इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों तो इसमें राज्य के निर्देशक तत्व में नहीं है, लेकिन मादक पेयों के उपयोग का प्रतिषेध करना, तो ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 47 में। ठीक है, और जो सहकारी समितियां हैं, ठीक है, इनके लिए आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 43B के अंतर्गत। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 54 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा दोहरा क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण यानी DART है, तो क्या है ये DART? तो ए ऑप्शन है ब्रह्मांड के द्वारा मूल विस्तार का अध्ययन करने की परियोजना है। ठीक है, सेकेंड बी है कि अंतरिक्ष में न्यूट्रॉनों का अध्ययन करने की पहल है। सी है दो क्षुद्र ग्रहों की टक्कर का अध्ययन करने की परियोजना है। और डी है पृथ्वी के क्षुद्र ग्रह के प्रहार से, मतलब पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह के प्रहार से बचाने के लिए एक मिशन है। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह के प्रहार से बचाने के लिए ये एक मतलब दोहरा क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण जो किया जा रहा है। ठीक है, इसी के संबंध में ये बात की जा रही है, और ये नासा का एक मतलब मिशन है। ठीक है, तो ये नासा जो है पृथ्वी को बचाने के लिए क्षुद्र ग्रहों के लिए ये एक मतलब कार्यक्रम चला रहा है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 55 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में समुद्र के नीचे की भूमि खनिज और अन्य मूल्यवान चीज़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही स्टेटमेंट है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है कि इसमें कहा गया है कि सभी संसाधन तट के समानांतर अवस्थित संबंधित राज्यों में निहित हैं। ठीक है, बी है कि भूमि संघ में निहित है जबकि खनिज संसाधन राज्यों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और सी ऑप्शन है हमारा कि भूमि राज्यों के अंतर्गत आती है जबकि खनिज संसाधन संघ में निहित है। ठीक है, और डी है कि सभी संसाधन संघ में निहित हैं। तो देखो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि जितने भी ये आपको मग्न तट वाले क्षेत्र में या खनिज भूमि या मूल्यवान चीज़ें जो मिलती हैं, ठीक है, वो संघ के संसाधन होते हैं, ना कि किसी राज्य के होते हैं। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। और ये आपको देखने को मिलेगा जो आर्टिकल देखने को मिलेगा 297 के अंतर्गत ये संघ का ये संपदा हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि भारत में उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और आदेशों की समीक्षा केवल भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकती है। ठीक है, सेकेंड है कि अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के निर्णय, मतलब हाई कोर्ट के निर्णय, कार्यवाहियाँ और कार्यों को साक्ष्य प्रकृति का होना स्वीकार किया जाता है। और थर्ड है कि उच्चतम न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। ठीक है, तो देखो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट की जो बात की जा रही है इसमें, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो हमारा जो अवमानना की जाती है ये आपको देखने को मिलेगा उच्च न्यायालय की, तो ये आर्टिकल 215 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत इसको दंड देने का अधिकार है। ठीक है, इसकी शक्ति है। और अभिलेख न्यायालय का भी प्रोविजन है, तो इसमें ये जो ये अभिलेख न्यायालय होता है जो उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों और कार्य करने की क्षमता की प्रकृति का होना स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये उच्च न्यायालय में जो ये अभिलेख न्यायालय का जो प्रोविज़न होता है 129 आर्टिकल के अंतर्गत होता है और हाई कोर्ट में 215 के अंतर्गत होता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेशों की समीक्षा केवल भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जा सकती है, तो गलत है। ये अपने भी जो सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायालय को कर सकता है और हाई कोर्ट के भी न्यायालय का जो ये मतलब रिव्यू कर सकता है, लेकिन ये जो हाई कोर्ट होता है ये भी अपने जो निर्णय दिए जा चुके हैं उनका भी रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, तो हमारे 2 और 3 सही हो गए, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 57 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि
अंतरिक्ष रेखा अनुमति पत्र यानी इनर लाइन परमिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह वर्तमान में केवल चार राज्यों पूर्वोत्तर में लागू है, जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं उसमें लागू है और उनके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है कि यह केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। थर्ड है कि यह संबंधित राज्य द्वारा जारी किया जाता है। तो देखो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है। जो इनर लाइन परमिट है तो जिस राज्य में ये दिया जाता है उसी के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। और ये केवल जो भारतीय नागरिक होते हैं उन्हीं के लिए जारी किया जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन या अपवाद कह सकते हैं, जो विदेशी विषयक संरक्षित क्षेत्र एक्ट होता है 1958 का, उसके अंतर्गत विदेशी नागरिकों को भी मतलब जारी किया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं एक हद तक, लेकिन जो है ये अपवाद के तौर पर देखा जाता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, सेकेंड भी सही है और फर्स्ट वाला ये भी हमारा सही है, क्योंकि 4 राज्य जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, उन्हीं में ये मतलब इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है, क्योंकि वहाँ जनजाति क्षेत्र है या मतलब एक रिजर्व एरिया होता है जहाँ जाना आम इंसान का जाना मना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो उनके लिए इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है, तभी आप वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, और हमारा नागालैंड है, मिजोरम है, और इसके साथ साथ जो आपको मणिपुर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 राज्यों में इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है और राज्य ही ये जिस राज्य में जो इनर परमिट लिया जाता है उसी राज्य का जारी किया जाता है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा गया है कि अंतर्राज्यिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक जल विवाद न्याय निर्णयन का उपबंध करता है, ठीक है। सेकेंड है कि अनुच्छेद 243 राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उपबंध करता है। तो देखो ये तीनों जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं ये दोनों सही हैं, क्योंकि जो अंतर्राज्यीय जल विवाद का जो अधिनिर्णय होता है उसके संबंध में ये अनुच्छेद 262 के अंतर्गत ये जारी किया जाता है, ठीक है। और जो ये आपको देखने को मिलेगा, जो जल और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है, जो मतलब राज्यों के बीच जो समन्वय स्थापित किया जाता है उनके लिए ये मतलब जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 59 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि संविधान यानी 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। सेकेंड है कि इसके द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया है, ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट। ये जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग होता है, ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है इसमें मतलब मानवाधिकार आयोग का इसका सदस्य नहीं बनाया जाता है। इसके साथ साथ जो अन्य पिछड़ा वर्ग का जो ये अध्यक्ष होता है इसको भी इसमें जो है एंट्री नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन जो आपको देखने को मिलेगा कि जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है इसकी स्थापना जो ये 102वां संविधान संशोधन किया गया है, ठीक है, 2018 में इसके अंतर्गत किया गया है। और इसमें 2 आर्टिकल में इसकी एंट्री दी गई है। एक तो आर्टिकल 338 बी है, ठीक है, जिसमें इसको मतलब 338 बी में इसको जो है इसका प्रोविज़न किया गया है कि संवैधानिक जो अन्य पिछड़ा वर्ग का एंट्री कर दी गई है। और ये जो समायोजन किया गया है तो 342 आर्टिकल 342 ए के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड गलत है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को गणराज्य के रूप में प्रस्तुत करती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इसमें देखो राजनीतिक संप्रभुता और एकल व्यक्ति की में निहित होती है, ठीक है। सेकेंड है कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अनुपस्थिति, ठीक है। और थर्ड है कि सभी सार्वजनिक पद किसी भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन से भारत के गणराज्य के रूप में निरूपित करते हैं। तो ये बताना है कि गणराज्य, तो देखो गणराज्य की अगर बात की जाए तो जिसमें गणराज्य का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि वहाँ का जो भी कोई सार्वजनिक पद हो, ठीक है, और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, मतलब चुनाव के द्वारा उसका चुना जाना होना चाहिए, ठीक है।
ना कि जो वंशानुगत कोई पद हो, ठीक है। तो इसीलिए ये गणराज्य बोला जाता है। तो इंडिया तो गणराज्य है ही है। तो इसमें ये देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट की संप्रभु एकल भारतीय जो संप्रभुता है वो एकल भारतीय में निहित नहीं है, तो ये सही बात है। एक एकल निहित नहीं है, ये जनता में निहित है इसकी संप्रभुता। और विशेषाधिकार वर्गों को अनुपस्थिति, तो किसी विशेषाधिकार को नहीं दिया गया उसमें, ठीक है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट भी चाहिए कि सार्वजनिक पद में भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 61। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित संस्थाओं और निकायों में किसकी स्थापना का उपबंध किया गया है। तो एक तो है वित्त आयोग, सेकेंड है विधि आयोग और अधिकरण। तो इसमें कहा गया है कि किसकी मतलब उपबंध किया गया है कि उसको स्थापित किया जा सकता है। तो देखो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि विधि आयोग और वित्त आयोग और अधिकरण इन तीनों का प्रोविजन संविधान में किया गया है। उन्हीं आर्टिकलों के अंतर्गत इसको एक्ट बना के इनको मतलब इन निकायों को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन हो गया सही। और जो अधिकरण है इसको जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसको 223 आर्टिकल ए और बी में जो है इसको सम्मिलित किया गया था। 323 आर्टिकल ए और बी में इसको शामिल किया गया था, ठीक है, भाग 14 ए के अंतर्गत। और जो आर्टिकल ये आपको वित्त आयोग 280 के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे इसके जो फैक्ट थे। नेक्स्ट है हमारा 62। नेक्स्ट है हमारा भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी के वेतन और व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत में महान्यायवादी के पास कोई कार्यकारी प्राधिकार नहीं है, ठीक है। थर्ड है कि उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। और फोर्थ है कि संविधान में उसे पद से हटाया जाने की प्रक्रिया का आधार नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जो ये इसके बारे में बात की जा रही है, तो देखो इसमें जो प्रोविज़न किए गए हैं, तो देखो ये जो फर्स्ट वाला तो गलत है, क्योंकि इसके जो वेतन और भत्ता होता है या इसका पारिश्रमिक व्यय होता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति मतलब जितना प्रेसिडेंट जितना जो है इसका बोलता है उतना ही मतलब राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा इसका तय किया जाता है कि कितना इनको पारिश्रमिक देना है, ठीक है। इनका मतलब वेतन और व्यय देना है। तो ये तो हमारा गलत है स्टेटमेंट, लेकिन फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत में महान्यायवादी के पास कोई कार्यकारी प्राधिकार नहीं है, ठीक है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, तो ये भी हमारा सही है। और फोर्थ वाला कि संविधान में उसे पद से हटाया जाने की प्रक्रिया का आधार नहीं है, तो कोई इसका आधार नहीं है। ये राष्ट्रपति के जीवन पर्यंत राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ये जो है अपने पद पर बना रह सकता है, वरना ये हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो हमारा इसमें देखो बी वाला ऑप्शन सही हो गया, 2, 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। तो इसमें कहा गया है कि कार्यवाहक सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि भारत के संविधान में कार्यवाहक सरकार का प्रावधान नहीं है। और सेकेंड है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक कार्यवाहक सरकार के रूप में बने रहने का आग्रह कर सकता है, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर कोई जैसे असेंबली भंग कर दी जाती है, ठीक है, तो उसमें ये कार्यवाहक बने रहने के लिए सिफारिश कर सकते हैं कि आप लोग बने रहो जब तक कोई नई सरकार नहीं आ जाती है, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो ये भी सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न किया नहीं गया है, ठीक है। ये परंपरा के आधार पर किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा आर्टेमिस कार्यक्रम क्या है। तो आर्टेमिस कार्यक्रम के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि दुर्बल रोगों की रोकथाम के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम है, ठीक है। सेकेंड है कि चंद्रमा पर नासा का एक मिशन है, ठीक है। और सी है कि उपग्रह के माध्यम से अंतरिक्ष इंटरनेट प्रदान करने का कार्यक्रम है। और डी है कि नई रूसी मिसाइल प्रणाली है। तो इसमें देखो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि चंद्रमा पर नासा का एक मिशन है जिसके द्वारा क्या करेगा नासा, एक छोटा स्पेस स्टेशन जो है यहाँ इस्टेब्लिश करेगा नासा, ठीक है। तो उसी के बारे में है, जो मतलब उसके जो वहाँ के चंद्रमा के अंतः जो साक्ष्य हैं उनको जो है ये एकत्रित करेगा, तो उसके लिए ये बनाया गया है।
तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें कहा गया है कि संविधान में की गई विभिन्न रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो ये बताना है। तो गाइस इन चीज़ों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ट्रू पूछा गया या फॉल्स पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह अधिकार परीक्षा की मांग किसी भी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, ना कि अनिवार्य रूप से व्यथित व्यक्ति द्वारा, ठीक है। और सेकेंड है कि प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी किया जा सकता है। और सी ऑप्शन है न्यायालय के अवमान के लिए निरोध होने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की रिट जारी नहीं की जा सकती है, ठीक है। यानी कोई अवमान के निरोध में जो न्यायालय ने कोई अवमान किया है, ठीक है, उसके संबंध में। और डी ऑप्शन है कि परमादेश यानी रिट परमादेश रिट निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो ये गलत है। ये जो हमारा कहा गया है कि कोई निजी व्यक्ति के विरुद्ध जो ये हमारी परमादेश रिट होती है ये जारी नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये कोई लोक अधिकारी के समक्ष जारी की जा सकती है। तो ये गलत हो गया, तो गलत ही पूछा गया है। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि अधिकार परीक्षा की मांग किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, ना कि अनिवार्य रूप से व्यथित व्यक्ति द्वारा, ठीक है। और ये बी वाला भी सही है क्योंकि इसमें कहा गया कि अधिकारियों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है। और सी वाला भी हमारा सही स्टेटमेंट है क्योंकि अवमान न्यायालय के अवमान के निरोध होने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारा सही है सारे के सारे और स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है 66। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हें परिसंघ यानी फेडरेशन का उद्देश्य माना जा सकता है। तो फर्स्ट है कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। सेकेंड है कि क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। फेडरेशन का काम ही होता है कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, ठीक है। और क्षेत्रीय विविधता को अपने एक में मतलब समाहित करना, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा सही हो जाता है सी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाई कोर्ट के बारे में बात करनी है। तो फर्स्ट है कि भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, ठीक है। सेकेंड है कि उच्च न्यायालयों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार राज्य के क्षेत्र के साथ ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। और थर्ड है कि संसद किसी संघ राज्य क्षेत्र पर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार उच्चतम नहीं, संसद किसी संघ राज्य क्षेत्र पर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने के साथ साथ अपवर्जित भी कर सकती है। मतलब अपवर्जित मतलब कम कर सकती है, या विस्तार भी कर सकती है हाईकोर्ट का और उसके क्षेत्र का, और उसे कम भी कर सकती है, ठीक है। उसके बारे में कहा गया है। तो जो इसमें कहा जा रहा है, तो ये दो जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि ये राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, उसका क्षेत्राधिकार राज्य तक ही सीमित होगा और संसद उसमें शक्तियों को बढ़ा और उसके विस्तार को कम भी कर सकती है, ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और ये हाई कोर्ट का प्रोविज़न किस में किया गया है, तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत किया गया है। और न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ाई गई है, तो उन्हीं के बारे में ये मतलब बात की जा रही है। उन्हीं पर तो ये वो ना पूछकर ये बैकग्राउंड में चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा आहान परियोजना के लक्ष्य के लिए कार्य कर रही है। तो फर्स्ट है कि एड्स मुक्त पीढ़ी की व्यवस्था को प्राप्त करना, ठीक है। बी है कि कोविड-19 से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या में कमी लाना। और सी है कि संगठित क्षेत्र में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ाना। और डी है कि भारत में श्वेत हंसों का संरक्षण करना, ठीक है। तो देखो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है क्योंकि एड्स जो है उसको मुक्त पीढ़ी की अवस्था को प्राप्त करना है। ये आहान परियोजना जो चलाई जा रही है और ये इंडिया की परियोजना है जिसमें आपको प्लान इंडिया का एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए कि वो एड्स मुक्त पैदा हों, उसके लिए ये मिशन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। और सेकंड है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का अंतरण करते समय
भारत के मुख्य न्यायाधीश को केवल उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। और थर्ड है कि संविधान में उपबंध है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो ये तो ओबियसली सही है कि ये मतलब अगर कोई जो राष्ट्रपति है उच्चतम न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश को जो उसका कोरम होता है वो कम है, तो उसको मतलब कमी है जजों की, तो वो पूरी करने के लिए ये कार्यकारी न्यायमूर्ति नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। और सेकेंड में जो हमारा कहा गया है, ठीक है, सेकेंड की जो बात करें तो ये हमारा गलत हो जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अंतर जो उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनका ट्रांसफ़र करने के लिए जो आपको देखने को मिलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज होते हैं उनसे परामर्श लेना पड़ता है। उसके साथ साथ 2 हाई कोर्ट के जज, जहां मतलब हाई कोर्ट का एक जज जहां मतलब जहां से उसका अंतरण किया जा रहा है, और जिस हाई कोर्ट में अंतरण किया जा रहा है, ठीक है, उसके एक जज से उसको परामर्श लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये इन लोगों से परामर्श लेना पड़ता है तभी ये लोग कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। और सेकेंड वाला जो कहा गया है कि इनकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्ति बढ़ाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, तो ये गलत है, ये संसद में निहित है, ना कि राष्ट्रपति में। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और ये शक्ति आपको आर्टिकल 124(4) के अंतर्गत देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 70 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किनका शिक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, थर्ड है कि प्रस्तावना, फोर्थ है मूल कर्तव्य। तो देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 45 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और मूल अधिकार में आर्टिकल 21 के अंतर्गत 21(a) के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और जो मूल कर्तव्य है उसमें आपको देखने को मिलेगा जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य है। ठीक है, जो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो उसमें भी ये मतलब प्रोविज़न किया गया, लेकिन प्रस्तावना में इसका प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तो हमारा गलत हो गया थर्ड स्टेटमेंट। तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। इसमें कहा गया है कि 1950 में भारत का संविधान प्रारंभ होने के साथ नागरिकता के सभी प्रावधान लागू हो गए थे। ठीक है, सेकेंड है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन करने वाले सभी अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, और थर्ड है कि प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्साधन अधिनियम जारी रहा था। ठीक है, तो देखो इसमें अगर बात करें जो प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्साधन की हम अगर बात करें, तो इसमें देखो ये तो हमारा उस समय की जो बात की जा रही है, तो उस समय तो ये जारी था। ठीक है, लेकिन ये 1950 26 जनवरी 1950 से जब पूरी तरीके से संविधान लागू हुआ था तब ये ख़त्म किया गया था, तो ये हमारा सही हो जाता है। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि इसमें जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें होने वाले सभी अधिनियमों को निरस्त किया गया था जिनसे संशोधन किया जा सकता था। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो गया, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि नागरिकता के सभी प्रावधान लागू नहीं हुए थे जब 26 नवंबर 1949 को ये लागू किया गया था संविधान। तो इसके कुछ आर्टिकल आपको देखने को मिले थे, तो इसमें कौन कौन से थे, तो देखो आर्टिकल नंबर 5 था, 6 था, 7 था, 8 था और 9, मतलब 5 आर्टिकल ये लागू किए गए थे नागरिकता के। तो इसके सभी ये नहीं थे, तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, सेकेंड और थर्ड हमारे सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के घटक हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि सुविकसित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित पोर्टल। ठीक है, सेकेंड है कि देशव्यापी राष्ट्र पर अंतर सरकारी अंतर राज्य कैरियर सेवा केंद्र की स्थापना। ठीक है, और थर्ड है कि बहुभाषी कॉल सेंटर और कैरियर काउंसलर के नेटवर्क की स्थापना। तो जो ये कैरियर सेवा की बात की जा रही है, राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना, तो इसमें अगर बात की जाए तो इसमें देखो आपको जो देखने को मिलेगा, तो ये तो हमारा जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये तो हमारा जो सही है, क्योंकि इसमें जो बहुराष्ट्रीय कॉल सेंटर और कैरियर काउंसलर नेटवर्क की स्थापना की जा रही है, और ये देशव्यापी स्तर पर अंतर्राज्यीय
कैरियर केंद्रों की स्थापना की जाएगी इसमें, और सुविकसित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित पोर्टल है ये, ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये कैरियर सेवा है क्या एक्चुअली में, तो ये आपको श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी की जा रही है TCS के साथ मिलकर, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के अंतर्गत। तो इसमें क्या होगा कि निःशुल्क निःशुल्क कैरियर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा जो इच्छुक लोग हैं उसको लेने के लिए, ठीक है, जिसके माध्यम से उनको अपना जीविका चलाने के लिए अपना कोई काम धंधा कर सकें, ठीक है। तो इसी के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, ठीक है। सेकेंड है कि ऐसे सभी विधेयक को विशेष बहुमत से सदन में पारित किया जाता है। और थर्ड है कि ऐसे विधेयक हेतु राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देना अनिवार्य है। तो देखो इसमें जो कहा गया है, तो ये तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें एक संशोधन किया गया था 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 का। उसके अंतर्गत जो है ऐसे संविधान संशोधन जो थे उन पे अनिवार्य बना दिया गया था कि राष्ट्रपति को स्वीकृति देना पड़ेगा। तो ये इंदिरा गांधी सरकार में हुआ था, ठीक है। और सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि ऐसे सभी विधेयक विशेष बहुमत से सदन में पारित होने चाहिए जो संविधान संशोधन से संबंधित है। लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। धन विधेयक और वित्त विधेयक पर ये जो है उसके पूर्व जो है पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, ना कि संशोधन विधेयक में। तो ये गलत है हमारा। तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि जब राज्य एकाधिकार के रूप में व्यापार व्यवसाय उद्योग या सेवा संचालित करता है तो कोई आपत्ति व्यक्ति नहीं की जा सकती, मतलब व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा सकती, कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की जा सकती, ठीक है। और बी ऑप्शन है कि अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत मूल अधिकार समग्र रूप से समुदाय को दिया गया है, ना कि व्यक्तियों को, ठीक है। और सी है कि मूल अधिकारों के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 17 निष्पादन योग्य नहीं है। और डी है कि अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध आरोपित किया गया है। तो ये गलत है, इस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि जो खतरनाक वाले जो खतरे से भरे उद्योग होते हैं उसमें ये पूर्ण प्रतिबंध है। लेकिन जो आपको देखने को मिलेंगे जो भी ये होते हैं, जैसे कि ये आपको देखने को मिलेंगे जैसे फैमिली बिजनेस है या कोई ऐसे जिसमें कोई खतरा नहीं है, तो उसमें ये लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये पूर्ण प्रतिबंधित नहीं है। और सी वाला ऑप्शन ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि 17वां स्वनिष्पादन नहीं है, तो ये स्वनिष्पादन है, ठीक है। और ये 29 में जो समग्र हैं ये व्यक्तियों और समूह समुदाय दोनों को प्राप्त हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसमें हमारा सही है, क्योंकि जब राज्य एकाधिकार के रूप में व्यापार व्यवसाय उद्योग व सेवा संचालित करता है तो कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की जा सकती है। ये एक मतलब इनका विशेषाधिकार होता है, ठीक है, ये राज्य के पक्ष में। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 की व्यापक संभावना संविधान के अनुच्छेद 21 की व्यापक संभव व्याख्या की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है शस्त्र रखने का अधिकार, सेकंड है प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार, और थर्ड है कि अभिरक्षा में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो देखो अभिरक्षा के उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार ये भी उसमें आर्टिकल 21 में है, और प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार, ठीक है। लेकिन शस्त्र रखने का अधिकार इसमें नहीं सम्मिलित है, तो हमारा गलत हो गया। तो हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है उद्देशिका में न्याय का विचार रूसी क्रांति से ग्रहण किया गया है, ठीक है। सेकेंड है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक न्याय का प्रावधान करती है। और थर्ड है कि नीति निर्देशक तत्वों के साथ
अधिकार न्याय का आदर्श प्रतिबिंबित करते हैं। तो सही बात है ये तो कि जो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार जो है न्याय का आदर्श दर्शाते हैं, ठीक है। और जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है तो ये भी हमारा सही है और थर्ड वाला भी सही है, क्योंकि इसमें जो प्रस्तावना है इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय है। और रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी, ठीक है, तो उसी के संबंध में ये न्याय का विचार वहीं से लिया गया था। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें कहा गया है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली विद्यमान है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। सेकेंड है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। और थर्ड है कि मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य हैं, ठीक है। और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है। तो ये गलत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं करता, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो प्रेसिडेंट हो जाता है, लेकिन इसकी जो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता होती है वो पीएम करता है, यानी प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा। और सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि मंत्री विधायिका और नहीं, ये भी हमारा जो आपको देखने को मिलेगा थर्ड वाला स्टेटमेंट। तो इसमें अगर आपको देखने को मिलेगा थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है तो ये तो हमारा देखो पूरी तरीके से जो बताया गया है इसमें, तो ये तो हमारा गलत नहीं, ये तो हमारा सही हो जाएगा क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों में होते हैं, क्योंकि विधायिका में कैबिनेट में भी होते हैं और आपको मंत्रिपरिषद में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ये स्टेटमेंट हमारा थर्ड सही हो गया। और सेकेंड वाला गलत है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन होता है ये आपको देखने को मिलेगा, ये तो संघात्मक शक्ति है, ना कि जो संसदीय प्रणाली की विशेषता है, ठीक है। और फर्स्ट वाला तो सही ही है क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है। तो हमारा 1 एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान संशोधन अधिनियमों के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए मूल ढांचे के सिद्धांत का उपयोग किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सेकेंड है कि मिनोरमा मिल बनाम भारत संघ, और थर्ड है कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ 2015, ठीक है। और फोर्थ है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो देखो ये तो तब आया ही नहीं था, ये तो 1967 में केस हुआ था, तो इन्होंने तो कहा था कि फंडामेंटल राइट्स में आप जो है संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। और ये सेकेंड वाला और थर्ड वाला ये तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि मिनोरमा मिल 1980 में आया था ये जुडिशियल रिव्यू, तो इसमें कहा गया था कि ये मतलब मूल ढांचे का उपयोग किया था इन्होंने। और जो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ 2015 में इसमें भी इसका यूज किया गया था। लेकिन केशवानंद भारती की अगर हम बात करें तो इसमें तो ये मूल ढांचे का प्रोविज़न लाया गया था, तो ये हमारा नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाते हैं क्योंकि उपयोग की बात की गई है, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन एवी डाइसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन का तत्व नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है कि विधि के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को अन्य आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। बी है कि साधारण न्यायालय द्वारा प्रशासित देश के साधारण कानून के प्रति सभी नागरिकों के समान अधीनता, ठीक है। और सेकेंड है कि राज्य का कोई नाममात्र प्रमुख नहीं होगा, अर्थात राष्ट्र अध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। और डी है कि व्यक्ति के अधिकारों की प्रधानता, अर्थात संविधान व्यक्तियों के अधिकारों का परिणाम है, ठीक है। मतलब संविधान व्यक्तियों के अधिकारों का ही परिणाम है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखो ये तो हमारा सही है क्योंकि संविधान का जो अधिकार ही वही तो परिणाम है व्यक्तियों के, ठीक है। और सेकेंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, लेकिन थर्ड वाला सही नहीं है क्योंकि ये इन्होंने नहीं कहा था कि नाम मात्र प्रमुख होगा, अर्थात राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रमुख होगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया इसके संबंध में। डाइसी के संबंध में वैसे तो सही है, लेकिन डाइसी ने जो परिभाषाएं दी थी वो 3 ये परिभाषाएं दी थी, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रावधान में संशोधन अनुच्छेद 368 को प्रवृत्त नहीं करता है। प्रवृत्त मतलब इसको शामिल नहीं करता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि संघ राज्य क्षेत्रों का गठन। सेकेंड है कि नागरिकता का अर्जन और त्याज्य। और थर्ड है कि संसद और राज्य
विधानसभाओं के चुनाव, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है इसमें शामिल नहीं है 368 के संविधान में। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन नंबर। तो 80 में कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यथित व्यक्ति संवैधानिक उपचारों के आधार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है, ठीक है। सेकेंड है कि संसद द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जो कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि जो केशवानंद भारती का जो 1971 का जो केस हुआ था उसमें कहा गया था कि मूल ढांचे का ये मतलब संवैधानिक संशोधन जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं ये मूल ढांचे के सिद्धांत हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है, इसीलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है कि इसमें कहा गया है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, तो नहीं नहीं नहीं, ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी नहीं होता है, ठीक है। ये आपको जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तभी इन संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 82 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं। तो फर्स्ट है अध्यादेश, सेकेंड है प्रत्यायोजित विधान और थर्ड है सरकारी आदेश, ठीक है। तो इसमें जो देखने को मिलेंगे तो ये तीनों के तीनों आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो विधि जिसके द्वारा बनाई गई है, ठीक है, जैसे वो राज्य विधानसभा हो या फिर संसद हो या कोई उसके द्वारा आदेश हो या राष्ट्रपति या राष्ट्रपति या फिर जो राज्यपाल है उसके द्वारा कोई आदेश या अध्यादेश जारी किया गया है, ठीक है। तो ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको सही हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। इसके साथ साथ अगर कोई विधि होती है जो मतलब धार्मिक या कोई परंपरा होती है, ठीक है, परंपरा हुई या प्रथा हुई जो विधि पर प्रभाव डालती है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो हमारा ये सही हो जाता है। इसका नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत में विश्व स्तर पर लुप्त प्राय डुगोंग डुगोंग आयुशियन स्थित वर्नरेबल का प्राकृतिक आवास है। तो ये वर्नरेबल में है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा इसका प्राकृतिक आवास है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारा मन्नार की खाड़ी, बी है सुंदरवन, सी है दिहांग देबांग और डी है नीलगिरी, ठीक है। तो इसका देखो ए ऑप्शन सही है। जो ये मन्नार की खाड़ी में है ये इसको देखने को मिलेगा और इसकी जो अभी संख्या बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है उसी के संबंध में इसके लिए जो भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है, ठीक है। और इसे समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। और ये जो मन्नार की खाड़ी के अतिरिक्त ये अंडमान निकोबार और आपका पाक की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में ये देखने को मिलते हैं। और इसको जो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये अभी देखने को मिला था 28 मई को डुगोंग दिवस मनाया गया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये चर्चा में था, ठीक है। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि स्रोत और ग्रहण की गई विशेषताएं दी गई हैं इसमें। तो इसमें फर्स्ट है कि ब्रिटेन का संविधान, तो विधि का शासन, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, तो ये न्यायिक समीक्षा है, और आयरलैंड का संविधान, तो ये राज्यसभा के संसद का निर्वाचन, और दक्षिण अफ्रीका का संविधान, तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ठीक है। तो देखो ब्रिटेन का जो संविधान है इससे लिया गया था भारत में विधि का शासन, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका है ये जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा ली गई है, तो ये भी सही है। लेकिन आयरलैंड का संविधान से लिया गया है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट। और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ये गलत हो गए। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, एक और दो स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 85 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संसद द्वारा सभी विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के लिए किसी विशिष्ट विधि को अधिनियमित नहीं किया गया है, ठीक है। और सेकेंड है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सदन के सत्र के दौरान संसद सदस्यों की दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से मुक्त का प्रावधान करती है, ठीक है। और थर्ड है कि सदन के अंदर दिए गए किसी भी मत के लिए किसी भी
बाहरी निकाय द्वारा सदस्यों के से पूछताछ नहीं की जा सकती। तो सही है वो, मतलब सदन के जो बाहर कोई भी अगर सदस्य आता है तो उससे कोई पूछताछ नहीं की जा सकती। तो हमारा ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, ठीक है। और सेकेंड भी सही है, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सदन के सत्र के दौरान सदस्यों की दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से नहीं की जा सकती, ठीक है। और ये जो बैठक होती है 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक, ठीक है। और सदन द्वारा विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के लिए किसी विशिष्ट विधि को अधिनियमित नहीं किया गया। तो ये भी प्रोविज़न, उसमें कोई एक्ट पास नहीं किया गया है, कोई विधि नहीं बनाई गई है इसमें, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और मधु मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका प्रथम उद्देश्य भारत को विश्व में शहद का प्रमुख उत्पादक देश बनाना है, ठीक है। सेकेंड है इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में आरंभ किया गया है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि इसे किसान कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है, उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि उसको भारत को प्रमुख शहद उत्पादक देश बनाना है, क्योंकि ये इसमें क्या करेगा कि फसलों में जो परागण होता है मधुमक्खियों के द्वारा और समर्थन दिया जाएगा, ठीक है। और गुणवत्ता शहद की जो होती है, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की बात की गई है, इसमें रोजगार और आय सृजन की बात की गई है, ठीक है। तो ये 2 वर्ष का कार्यक्रम है, 2 वर्ष के लिए अभी लॉन्च किया गया है। आगे इसके अगर बेनिफिट होंगे तो उसको जो है इसमें जो है आगे बढ़ाया जाएगा, और इसे मीठी क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चालू किया गया है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 87। इसमें कहा गया है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, ठीक है। सेकेंड है इसने देश के लिए सामान्य कानून बनाने वाले विधायी निकायों के रूप में कार्य किया। और थर्ड है इसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को अंगीकार किया था, ठीक है। तो थर्ड वर्ष स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ये आपको देखने को मिला था। राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने संविधान सभा ने अपनाया था, और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। सेकेंड भी सही है, क्योंकि इसने देश के लिए सामान्य कानून बनाने के लिए विधायी निकाय के रूप में कार्य किया था। और फर्स्ट भी सही है, क्योंकि ये प्रांतीय जो इसमें जो संविधान सभा के सदस्य थे, इनका चयन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि नहीं 88 क्वेश्चन नंबर, ठीक, 38 नहीं, सॉरी। इसमें भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि ए ऑप्शन है कि यह वर्तमान सरकार के दर्शन को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। बी है कि यह एक कठोर संविधान है, इसमें सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। सी है कि यह अपने कार्यान्वयन में पर्याप्त सुनम्य है। और डी है कि यह सभी नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। तो इसका सी ऑप्शन है ओबियसली कि ये अपने कार्यान्वयन में पर्याप्त सुनम्य है। सुनम्य का मतलब है कि ये मतलब उसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। उसमें संशोधन हो सकता है, कोई अगर प्रोविज़न है जो अप्रासंगिक हो गए हैं तो उनको हटाया भी जा सकता है, बशर्ते ये कि मूल ढांचा वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। तो इसमें कहा गया कि इसमें कहा गया कि 89 में भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्थाओं के मध्य निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारतीय और अमेरिकी संघ दोनों राज्यों के मध्य समझौता का परिणाम है, ठीक है। और सेकेंड है कि अमेरिकी संघीय प्रणाली के विपरीत भारतीय संघीय प्रणाली राज्यों के मध्य समानता का सिद्धांत आधारित करती है, ठीक है। और थर्ड है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं, जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो भारत में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो आपको संसद में है, लेकिन जो आपको देखने को मिलेगा अमेरिका में ये राज्यों के पास हैं, ठीक है। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि संघीय प्रणाली में आपको देखने को मिलेगा तो अमेरिका में ये समानता का सिद्धांत लागू है, ना कि इंडिया में। इंडिया में तो अनुपातिक ये लागू है, ठीक है, अनुपात के आधार पर। और फर्स्ट वाला जो कहा गया है तो इसमें जो भारतीय और अमेरिकी दोनों राज्यों के मध्य समझौता का परिणाम है, तो नहीं 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 नहीं, देखो अमेरिका में ये देखने को मिलेगा राज्यों के समझौता का परिणाम है, लेकिन भारत में तो भारत ने अपना एक
मिलाकर राज्यों को बनाया है, ठीक है। तो भारत में राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। तो हमारा केवल थर्ड स्टेटमेंट इसमें सही है और दोनों गलत हैं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 90 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह एशिया, यूरोप और अफ्रीका में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए अवसंरचना विकास परियोजना है, ठीक है। सेकेंड है कि इसका बेल्ट घटक समुद्री मार्गों को संदर्भित करता है, जबकि रोड घटक सड़क और रेल परिवहन के स्थल मार्गों को संदर्भित करता है। तो देखो ये तो गलत है भाई, क्योंकि जो रोड होता है, रोड जो घटक है वो समुद्री मार्गों का है, ठीक है। और जो बेल्ट है ये आपको देखने को मिलेगा जो सड़क और रेल मार्ग का है, ठीक है। तो सड़क और रेल मार्ग को ये प्रदर्शित करता है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा जो सिल्क इकोनॉमिक कॉरिडोर था, ठीक है, उसी का नाम ये बेल्ट है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए अवसंरचना विकास परियोजना है, और ये चाइना का इनिशिएटिव है, भारत इसका पार्ट नहीं बना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 91 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की भूमिकाएं हैं। तो फर्स्ट है कि यह समाज के सदस्यों के मध्य आधारभूत न्यूनतम समन्वय की अनुमति देता है, ठीक है। सेकेंड है कि यह उत्तम लोगों के सत्ता में प्रवेश को सुनिश्चित करता है, ठीक है। थर्ड है कि यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर आरोपित की जाने वाली कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। फोर्थ है कि यह सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और न्यायपूर्ण समाज बनाने की स्थितियों का निर्माण करने में सक्षम है, ठीक है। तो संविधान की भूमिका यही है कि समाज को न्यायपूर्ण बनाना, उसकी आकांक्षाओं पर खरे उतरना, ठीक है। तो ये हमारा सही है स्टेटमेंट, थर्ड भी सही है, क्योंकि ये सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर आरोपित की जाने वाली सीमाएं हैं, अधिकार भी देता है और सीमाएं भी इस पे लगाता है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे अधिकार हैं, और सीमाएं जैसे कि उसमें युक्त निर्बंध जो हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट गलत है कि किसी उत्तम लोगों को सत्ताधारी में प्रवेश करने के लिए ये ऐसा कोई प्रोविज़न इसमें नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है कि समाज के सदस्यों के मध्य आधारभूत न्यूनतम समन्वय की अनुमति देता है, ठीक है। तो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है 92। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म तंत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो ए ऑप्शन है, यह सरकार का वह रूप है जहां धार्मिक नेता कुछ धार्मिक ग्रंथों के आधार पर राज्य का संचालन करते हैं, ठीक है, शासन चलाते हैं। सेकंड है बी ऑप्शन की, यह सरकार का वह स्वरूप है जो जिनमें प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सभी निर्णय निर्माण का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। सी है कि यह धनी लोगों द्वारा संचालित सरकार है, और डी है कि यह जन्म द्वारा उत्तराधिकार में सिंहासन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा संचालित है, ठीक है। तो देखो इसमें जो ये ए ऑप्शन, ये धर्मतंत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, क्योंकि यह सरकार का वह रूप होता है जहां धार्मिक नेता द्वारा कुछ धार्मिक ग्रंथों के आधार पर राज्य का शासन किया जाता है, जैसे कि सऊदी अरब आपको देखने को मिलेगा कि उसी के आधार पर चलाया जाता है, ठीक है। जॉर्डन हो गया, तो ये ऐसे राज्य हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एक देश हैं, सॉरी राज्य नहीं देश हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संसदीय कानून एक राज्य के भीतर निवास को रोजगार की आवश्यकता के रूप में निर्धारित करता है, ठीक है। सेकेंड है कि राज्य भाषा के ज्ञान को कसौटी के रूप में निर्धारित करता है, और थर्ड है कि विधि निर्धारित करती है कि धार्मिक संस्था के संबंध में पदाधिकारी उस धर्म का अनुसारी या संबंधित व्यक्ति होगा। तो ये उपयुक्त में से कौन सा अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है। तो देखो इसमें देखो 16 का तो कोई भी उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि वो तो अवसर की समानता होती है, वो धर्म और इनके बीच में कोई मतलब भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। तो थर्ड भी स्टेटमेंट सही है, सी भी सही है, और फर्स्ट वाला भी सही है, ठीक है। तो तीनों के तीनों सही हैं, तो कोई भी इसका उल्लंघन नहीं करता है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो फर्स्ट है कि यह ऐसे सिद्धांत को संदर्भित करता है जिसके अनुसार सरकार के अधिकार एक मूल विधि द्वारा उत्पन्न और सीमित होते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि यह संविधान के सिद्धांतों और दर्शन के मूलभूत मूल्यों की न्यायिक व्याख्या को कठोरतापूर्वक अनुपालन को संदर्भित करता है, ठीक है। और सी है कि यह वह सिद्धांत है जो संवैधानिक पीठ
पाठ की अपने अधिनियम के समय में प्रचलित मूल सार्वजनिक अर्थ में व्याख्या में विश्वास करता है। ठीक है। और डी है ऐसी विचारधारा है जो विधि निर्मात्री संस्था अर्थात संसद की सर्वोच्चता को प्रोत्साहित करती है। ठीक है। तो देखो इसमें देखो ए ऑप्शन जो है ये बहुत अच्छा जो है इसका संविधानवाद का वर्णन करता है, क्योंकि ये ऐसे सिद्धांत को संदर्भित करता है जिसके अनुसार सरकार के अधिकार एक मूल विधि द्वारा उत्पन्न और सीमित होते हैं। ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 95 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों के को प्रोत्साहन। ठीक है। बी है कि काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का प्रावधान। और थर्ड है कि आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से कृषि और पशुपालन का संगठन। और फोर्थ है हमारा स्टेटमेंट सरकारी समितियों का संवर्धन। तो उपयुक्त राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत हैं। तो कौन कौन से इसमें गांधीवादी सिद्धांत हैं तो उनके बारे में हमको बताना है। तो देखो इसमें देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कमजोर वर्गों को शिक्षा और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, तो ये आपको गांधीवादी सिद्धांत देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल 46 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है। और आपको ये सहकारी समितियों की जो स्थापना की बात की जा रही थी तो ये भी गांधीवाद के द्वारा ही ये मतलब गांधी के विचारों में ही वो था। ठीक है। तो 43B के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया 1 और 4। लेकिन जो न्याय संगत और मनोचित दशाओं की बात की जाए इसमें, तो इसमें आपको ये आर्टिकल 42 के अंतर्गत देखने को मिलेंगी, जो कि ये एक समाजवादी सिद्धांत हैं। ठीक है। और आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से कृषि और पशुपालन को न्यायसंगत बनाना, तो ये आर्टिकल 48 के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, जो कि आपको देखने को मिलेंगे ये आपको जो उदारवादी सिद्धांत है। ठीक है। देखो संविधान को 3 भागों में बांटा गया है जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ठीक है। उसमें गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी सिद्धांत शामिल हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 96 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों को पृथक कर दिया। पहली बार इसमें भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र शब्द का उपयोग किया गया। इसमें दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की, जिसमें निदेशक मंडल वाणिज्य मामलों का प्रबंधन करता है और राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। तो किस अधिनियम की बात की जा रही है इसमें, तो देखो इसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, चार्टर अधिनियम 1813 है, चार्टर अधिनियम 1833 है और भारत सरकार अधिनियम 1858 है। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, इसी के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 97 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा की अनुशंसा की गई है। तो फजल अली आयोग की बात की जा रही है, जेवीपी समिति, धर कमीशन। ठीक है। तो इसमें जो फजल अली आयोग था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 1953 में ये पहला राज्य बना था भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसकी सिफारिश इन्होंने भाषाई आधार पर की थी कि राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है। लेकिन जो जेवीपी और धर हैं इन्होंने जो भाषाई आधार पर इनको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित उपायों में से कौन से भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है। तो फर्स्ट है कि यौन कर्मियों के संचरण को प्रतिबंधित करना। ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों से बाहरी लोगों के प्रवेश का विनियमन। और थर्ड है कि कुछ देशों में पेशेवर अधिकारियों के बसने का प्रतिबंध। ठीक है। तो देखो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हैं, ये जो है भाग 3 में जो स्वतंत्रताएं जो हैं उनका उल्लंघन नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपवाद स्वरूप में इनको इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है। ये उनका जो फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, कोई भी इसका उल्लंघन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी या निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है। तो मित्रवत अन्य देशी यानी विदेशी, और शत्रु अन्य देशी विदेशी, ए और बी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका देखो ए ऑप्शन ये स्टेटमेंट जो है ये तो इसको तो जो निरोध के लिए जो आर्टिकल 22 है, जो जैसे नागरिक भारतीय नागरिक है या विदेशी नागरिक है, दोनों को जो है इसके अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। लेकिन जो शत्रु देश का नागरिक होगा उसे
प्राप्त नहीं होगा तो इसका देखो बी वाला ऑप्शन ये सही है, इसे प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि जब हम कहते हैं कि मूल अधिकार असीमित नहीं है तो हमारा क्या आशय होता है। तो ए ऑप्शन है उन्हें निरस्त किया जा सकता है, सेकेंड है कि ये कार्यपालिका पर परसीमन के रूप में कार्य करते हैं, और सी है कि ये युक्त निर्बंध के अधीन है, और ए या सी दोनों। ठीक है, तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं मूल अधिकार, ठीक है, उन पर जो स्वतंत्र उनको मतलब अगर वो उनका हनन होता है तो हम उसको हाई कोर्ट जा सकते हैं, उन पे मतलब कर सकते हैं और रिट जारी करवा सकते हैं। लेकिन अगर जो उस पर युक्त निर्बंध भी लगाए जा सकते हैं कि अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ आपको दूसरों की स्वतंत्रता का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो ये युक्त निर्बंध इस पर आरोपित किए गए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।